सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से हम मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे। मुग़ल वंश की स्थापना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के प्रथम आक्रमण से लेकर 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना तक विभिन्न मुसलमान शासकों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर राज्य किया। उनमें से प्रत्येक का प्रयत्न अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना था। इस साम्राज्य विस्तार की लालसा की पूर्ति के लिए उन्होंने न केवल भारत के हिंदू शासकों से ही युद्ध किए बल्कि आपस में भी युद्ध किए। तुर्क और अफ़गानों के विभिन्न राजवंश भारत की सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे और गुलाम, खलजी, तुगलक, सैयद तथा लोदी आदि राजवंशों में निरंतर परिवर्तन होते रहे, परंतु उनमें से कोई भी न तो भारत की राजनीति को व्यवस्थित कर सका और न ही संपूर्ण भारत को जीतने में सफल हो सका। निसंदेह मुसलमान शासकों ने न केवल उत्तर भारत में ही अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की बल्कि दक्षिण भारत में भी वह अपने राज्य स्थापित करने में सफल हुए, परंतु वे न तो हिंदू शासकों को समाप्त करने में सफल हुए और न ही भारत को एकता और व्यवस्थित शासन प्रदान कर सके। उनके समय में एक बात अवश्य निश्चित हुई कि मुसलमान भारत में बस गए। इससे हिंदू और मुसलमानों ने साथ रहना सीखा। दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित करना आरंभ किया और प्रारंभिक धार्मिक कटुता नष्ट होने लगी, परंतु भारत की राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं आया। इस कारण जिस समय बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत की राजनीतिक अवस्था मुसलमानी आक्रमणों के प्रभाव के समय की भांति ही दुर्बल और अस्थिर थी। इब्राहिम लोदी के समय में दिल्ली सुल्तान का वैभव नष्ट प्राय था और उसका साम्राज्य बहुत छोटा हो गया था। बिहार प्राय स्वतंत्र हो गया था और पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी एक स्वतंत्र शासक के समान व्यवहार कर रहा था। उत्तर भारत में बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर और खानदेश तथा दक्षिण भारत में बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर स्वतंत्र मुसलमानी राज्य थे, परंतु इनमें से किसी की भी स्थिति दृढ़ और व्यवस्थित नहीं थी। पारस्परिक संघर्ष, आंतरिक विद्रोह, राजवंशों में परिवर्तन और राज्य की सीमाओं एवं राजनीति में परिवर्तन इनके लिए सामान्य बात थी। निसंदेह राणा संग्राम सिंह के नेतृत्व में राजपूतों की शक्ति राजस्थान में श्रेष्ठ थी। वह दिल्ली, गुजरात और मालवा के शासकों के लिए भय का कारण बना हुआ था। दक्षिण भारत में कृष्णदेवराय के नेतृत्व में विजयनगर का संगठित और शक्तिशाली राज्य था तथा उड़ीसा में भी हिंदू राज्य स्थापित था, परंतु अपने अपने क्षेत्र में शक्तिशाली होते हुए भी ये हिंदू राज्य भारत को राजनीतिक एकता और स्थिरता प्रदान करने में असफल रहे। आर्थिक दृष्टि से भारत बाबर के आक्रमण के समय में भी धनवान था। कृषि, व्यापार और उद्योगों की दृष्टि से भारत संपन्न था। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में समन्वय का समय आरंभ हो चुका था। हिंदू और मुसलमान सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से एक दूसरे को समझने का प्रयत्न आरंभ कर चुके थे और एक दूसरे के सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक विचारों को प्रभावित कर रहे थे। अनेक संत और धर्म प्रचारकों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न आरंभ कर दिया था, जिसने मुगलों के समय की धार्मिक सहनशीलता की भावना की आधारशिला का निर्माण किया। अन्य प्रादेशिक भाषाओं के अतिरिक्त उर्दू भाषा का आरंभ भी इस समय में हो चुका था। सूफी मत भी भारत में बढ़ रहा था और यह माना जाता है कि उस पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होने लगा था। आगे हम देखते हैं मुग़ल वंश की स्थापना के बारे में। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, जिसका नाम चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा।
परंतु आमतौर पर उसे मुगल पुकारा गया है। मुगल वंश भारतीय इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। इस वंश ने भारत में एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया, भारत के अधिकांश भूक्षेत्र को राजनीतिक एकता प्रदान की और इसे एक श्रेष्ठ शासन प्रदान किया। इस वंश में बाबर से लेकर औरंगजेब तक एक से एक योग्य और प्रतिभाशाली शासक हुए, जिन्होंने शासन के यश और सम्मान में वृद्धि की। मुगल बादशाहों ने खलीफा के आधिपत्य को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया। वह सभी अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र बादशाह मानते थे। मुगलों ने भारतीय युद्ध प्रणाली में परिवर्तन किए तथा पहली बार तोपखाने और घुड़सवार सेना के संतुलित प्रयोग की उपयोगिता को सिद्ध किया। मुगल वंश की स्थापना के समय से भारत में धार्मिक उदारता की नीति आरंभ हुई। मुगल बादशाह मुख्यतः राजनीतिज्ञ और साम्राज्य निर्माता थे। धर्म प्रचार उनके जीवन का लक्ष्य नहीं था, यद्यपि धर्म उनकी राजनीति का साधन अवश्य बन सकता था। निश्चय ही जिस उद्देश्य को लेकर मुगल साम्राज्य की निर्माता बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, वह उद्देश्य महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के उद्देश्य से भिन्न था। संभवतया 300 वर्ष से भी अधिक समय के पारस्परिक सहवास ने भारत के हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के निकट कर दिया था और भारत में धर्म युद्ध, जिहाद और धर्मांधता के लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। निसंदेह मुगल वंश के समय से धार्मिक सहिष्णुता का युग आरंभ होता है। मुगल वंश के समय में भारत ने पुनः विदेशों से संपर्क स्थापित किया। भारत ने विदेशों और मुख्यतया उत्तर पश्चिम के दूरस्थ देशों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। भारत के व्यापार, उद्योग और संपत्ति में भी वृद्धि हुई। इसका प्रभाव कला और साहित्य पर पड़ा। मुगल काल में वास्तुकला, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला आदि सभी कलाओं और फारसी, उर्दू, हिंदी आदि विभिन्न भाषाओं के साहित्य की प्रगति हुई। इन सभी कारणों से मुगल वंश वैभवपूर्ण रहा और उसने भारत के वैभव को बढ़ाने में सहायता दी। इस कारण भारत में मुगल वंश और उसके साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। धन्यवाद।